नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के नए चैनल ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आप सभी का स्वागत है। क्योंकि ये चैनल बनाया ही अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के समाधान के लिए है। अरे भैया मेरी पेन कहाँ चली गई, लिखूंगा किससे? हाँ मिल गई भी, ठीक है। चलो, ये बनाया ही अपन ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने के लिए है, ताकि थ्योरी जो आप जीजीडी से पढ़ रहे हो उन्हें साथ साथ आपको कवर भी करना है। आज के इस टॉपिक में चूंकि अपनी जीजीडी की कह दो चाहे यहां की कह दो, एक विशेषता रही है, वो है क्रमबद्धता। तो अपन जो है क्रमबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ रहे हैं। पहले राजस्थान का सामान्य परिचय की 2 क्लासें मैं दे चुका हूं ओपीडी पे, और अब जो है अपन राजस्थान के अभिलेख और सिक्के इस क्लास में कुछ प्रश्नों के माध्यम से और व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। एक क्लास मुझे लगता है इसकी और देनी पड़ेगी, तब जाके जो है अच्छे से रिवाइज हो पाएगा। तो इस ओपीडी की इन क्लासों से आप लोगों का दोहरान बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ये क्लासें मैं जीजीडी पे आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और जैसे कि इस चैनल को बनाने की जितनी डिमांड थी और जो उपयोगिता है वो यही है कि ये चैनल जो है आप लोगों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जितनी क्लासें अपनी आएगी वो सारी इस पे आएगी, और यहां पे जो है आपका कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है। यानी कि पूरी थ्योरी वाली जो क्लासें हैं वो जीजीडी पे आती है, उसी की वस्तुनिष्ठ और भी वस्तुनिष्ठ तो अभी बहुत सारी आने वाली है। कल जैसे कि कल ही दे देंगे, है ना? कल रविवार है ना, या रविवार या सोमवार, ठीक है, दोनों में से एक दिन सोमवार को दे देंगे। कल क्या है? कल रविवार को अपने जीजीडी पे क्या है? मेगा क्लास है, ठीक है। मेगा क्लास है पशुपालन की। किसकी? पशुपालन की। मेरी खुद की क्लास है वो, ठीक है, पशुपालन की, जिसमें रिवाइज होगा आपके जो नरेंद्र सिंह जी भाटी सर ने पढ़ाया है उस पे। और सोमवार को आपके इसी ओपीडी पे वस्तुनिष्ठ की एक क्लास आएगी, जिसके माध्यम से और रिवीजन होगा आपका, वो नरेंद्र सिंह जी भाटी सर लेंगे, ठीक है। ओपीडी पे ही वस्तुनिष्ठ की क्लास आने वाली है जो भाटी सर अपने लेंगे आपके। यानी कि अब देखो, मैंने कहा था तिहरी तैयारी होगी। पहली बार कंसेप्ट क्लियर करवा दिया भाटी सर ने आपको यहाँ पे जीजीडी पे, उसके बाद में मैं मेगा क्लास हर संडे ले रहा हूं, उसके माध्यम से दोहरा रिवीजन हो रहा है। तीसरी वस्तुनिष्ठ क्लास भी आ रही है ओपीडी पे, तिहरा रिवीजन है। फीस वीस की चिंता मत करो, इनकी फीसें आप नहीं दे पाओगे, इसलिए हमने रखी नहीं है। इन चीजों की फीसें होती नहीं है, इनकी फीस देने जाओगे तो हम लेते ही नहीं और आप दे नहीं सकते, इसलिए इस बात पे अपन बात ही नहीं करते। आप तो पढ़ो, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलिए, तो अब जिसने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लेना, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी बेहतरीन क्लासें आप लोगों के आने वाली है इस ओपीडी चैनल पे, ठीक है। करें शुरू। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दागा जाए कि जी गुरुजी दागा जाए। लियो भाई, सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, क्योंकि क्लास किसकी है? अभिलेख, सिक्के वगैरह, तो बेसिक से चलते हैं, यहां पे भी बेसिक से क्लियर करते हुए चले। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को? आओ भाई पढ़ते हैं। निम्न में से पुरातात्विक स्रोतों में शामिल है, इनमें से क्या शामिल है? स्मारक, कलाकृतियां, अभिलेख, मुद्राएं, उत्खनन से प्राप्त सामग्री क्या है? बताओ, या ये सभी? बताओ कमेंट करके, ठीक है। मैं देखूंगा आप लोगों के फालतू की बातें तो देखो चैट बॉक्स में करनी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने, क्योंकि क्यों फालतू विकेट उड़वाते हो? वैसे ही हमारी टीम जो है विकेट उड़ाने में एक्सपर्ट है। कोई फालतू 2-5 बात करता दिखता है और उसकी नीयत पता चल जाती है कि भैया ये पढ़ने वाला तो नहीं है, तो हमें भीड़ चाहिए भी नहीं, हम सीधा उसे जो है भाई थाम देते, थम जा, तेरे कमेंट करने की जरूरत कौन है। तो ऐसा वैसे नहीं करना चाहते हम, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो इसलिए ऐसा करना पड़ता है, क्यों? अपना शुद्ध उद्देश्य है पढ़ाई, ठीक है। आप लोगों को बातें करनी हो, और भी लाइव क्लासें बहुत चलती है, वहां चले जाइए, करिए बातें बहुत अच्छी तरीके से। यहां जुड़े हो तो पढ़ना पड़ेगा। बताओ इसमें से क्या होगा? हाँ, ए बी सी डी। देखो, पुरातात्विक स्रोत, देखो किसी भी चीज को, यानी कि जैसे किसी भी चीज में तो क्या, इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत की यदि बात करें तो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, ठीक है। 2 भागों में बांटा है, ठीक है। इस इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से नंबर 1 होते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। और नंबर 2 होते हैं आपके साहित्यिक स्रोत। क्या होते हैं?
साहित्यिक स्रोत। अरे भाई माइक तो चालू है कौन? हाँ चालू है भैया, डबल क्लास लेने से डर लगता है, जीसीडी पे हुआ था ना हमने। तो देखो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत ये दो भाग मुख्य हैं, फिर इनका आगे वर्गीकरण और चलता है। तो ये बताओ भाई साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? जो साहित्य से बने हैं। किससे बने हैं? साहित्य से बने हैं, ठीक है। यानी कि कैसी सामग्री होगी? लिखी हुई होगी, लिखी हुई सामग्री होगी, सामग्री होगी, यानी कि कोई पुस्तकें हैं वगैरह ऐसी भी है। अब लिखी हुई सामग्री तो इसमें पुरातात्विक स्रोत में भी आती है, लेकिन इसमें जो होते हैं साहित्य आ जाते हैं, यानी कि पुस्तक वगैरह वो आती है पुरातात्विक स्रोत में। बिल्कुल सही है, ये नंबर 4 इसका उत्तर है। इसमें ये सभी आते हैं, स्मारक भी आएंगे, कलाकृतियां भी आएगी, अभिलेख भी आएंगे, मुद्राएं भी आएगी, उत्खनन से प्राप्त सामग्री भी आएगी। अब अभिलेख और सिक्के भी उत्खनन से प्राप्त होते हैं, तो ये सारे के सारे जो आते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? अपने इसके पुरातात्विक स्रोत के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका वर्गीकरण अपन पढ़ लेते हैं साथ ही साथ, प्रश्न है तो, ताकि अपना यहां पे पूरी तरीके से रिवीजन होता हुआ चले, ठीक है। अब देखो, यानी कि सबसे पहले क्या है? इतिहास को जानने के साधन, ठीक है। इतिहास को जानने के साधन है, तो इसमें दो तरह के हैं, नंबर 1 पुरातत्व और नंबर 2 साहित्यिक, यानी कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक में देखो अभिलेख आ गए, सिक्के आ गए, स्मारक आ गए, चित्रकला आ गई, और मैं यहां कहूं खुदाई से प्राप्त, ठीक है, खुदाई से प्राप्त सामग्री वो भी इसके अंदर आ जाएगी। अब जैसे कोई बर्तन वर्तन ये भी मिल गए, मोती माणक मणके कुछ मिल गए, वो सारे सारे इसके अंदर आएंगे। साहित्यिक स्रोत भी दो भागों में बांटा है, नंबर 1 और नंबर 2। देसी साहित्य यानी कि देश के अपने यहां के रहने वाले ही जो लेखक थे उन्होंने लिखा, वो देसी साहित्य। बारू आया नहीं, फॉरेनर वो थे विदेशी, जैसे कि फायन आ गया बाहर से तो विदेशी हो गया, हैंसांग आ गया बाहर से विदेशी हो गया, मैगस्थनीज आ गया विदेशी हो गया, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड क्या था बताओ? विदेशी था, ठीक है। जेम्स टॉड भी विदेशी तो था, यहां का मूल निवासी थोड़ी था। तो ये होते हैं, ठीक है। जैसे कि विदेशी के अंदर यूनानी, चीनी, अरबी, ये सारे के सारे उसके अंदर आ जाते हैं। बाहर देश से जो आया विदेशी के अंदर। अपने यहाँ पे देसी साहित्य फिर दो भागों में, नंबर 1 और नंबर 2, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। गैर धार्मिक में बाकी सारे के सारे देसी साहित्य चले जाते हैं। धर्म से रिलेटेड जितने आ जाते हैं वो धार्मिक के अंदर, और धर्म से रिलेटेड नहीं है वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो कुल मिला के इसमें यह ध्यान रखना है, पुरातात्विक स्रोत के अंदर आप लोगों के अभिलेख, बाकी जो भी खुदाई से मिले हैं सिक्के वगैरह, सारे के सारे महल वगैरह सब जो है पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं, पुरातत्व विभाग के अधीन रहते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। अब जैसे रणकपुर जैन मंदिर है, पुरातत्व विभाग के अधीन है। पुरातत्व विभाग के परमिशन के बिना वहां एक कील भी नहीं ठोकी जा सकती, ये उनकी परमिशन लेके ही चीजें होती है। फिर साहित्यिक स्रोत तो कोई भी जिसने किसी ने रचना लिख दी, कहानी लिखी, ठीक है, कोई किसी राजा के ऊपर लिख दी कोई पुस्तक वगैरह, वो सारी की सारी साहित्यिक स्रोत के अंदर चली जाती है। आगे बात समझ में, वर्गीकरण क्लियर है। मैंने अभिलेख वाली क्लास के अंदर भी आपको जब इतिहास शुरू करवाया पशु परिचर वाले बैच में, वहां पे ये करवाया भी था, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ये जो अब जो क्लास चल रही है अपन पूरी कंप्लीट तरीके से हर एग्जाम में काम है उसके अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, चौहानों की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है जिससे चौहानों की जानकारी पता चलती, चौहान वंश की, ठीक है, चौहान वंश की। अब चौहान वंश देखोगे तो देखो सबसे पहले जो है शाकंभरी के चौहान थे। कौन थे? शाकंभरी के चौहान। यहां से जो है वंश वृक्ष आगे बढ़ता है, शाकंभरी के चौहान। ज्यादातर नए बच्चे आते हैं वो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान से पहले तो जो है इनके बाप दादा बहुत कमाए, यहाँ बहुत सारे पढ़ते हैं, तब जाके वासुदेव से वंशावली शुरू हो जाती है, फिर शाखाएं बढ़ती है अलग अलग चौहानों के अंदर। चौहानों में बूंदी के चौहान अलग है, कोटा के चौहान अलग है, रणथंभौर के चौहान अलग है, जालोर के चौहान अलग है, सब जगह अजमेर के चौहान अलग है, शाकंभरी के चौहान से फिर नाडोल के चौहान अलग है, सिरोही के अलग है, शाखाएं बढ़ती है सारी की सारी, ठीक है। तो यहां पे ये कह सकते हैं चौहानों की जो है शाकंभरी के चौहान जो है ये मूल शाखा है। ये क्या है? मूल शाखा कह सकते हो आप, ठीक है, यहां से। और आदि पुरुष जो था चौहानों का, आदि पुरुष सबसे पहला यदि ज्ञात व्यक्ति होता वो आदि पुरुष कहलाता है, जो वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये शाकंभरी है ना,
ये शाकंभरी ही सांबर भी कहलाता था। सांबर के आसपास का क्षेत्र शाकंभरी कहलाता था। और यहां पे इस क्षेत्र को शपादलक्ष के नाम से भी जानते थे। क्या कहते थे? शपादलक्ष। शपादलक्ष का मतलब क्या होता है? जब ये आ गया तो ध्यान रखना, 1.25 लाख गांवों का समूह। 1.25 लाख गांवों का समूह, ठीक है। और इस शपादलक्ष की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी कि ये कह सकते हो वर्तमान नागौर। ये कौन सा क्षेत्र था? वर्तमान में नागौर का। तो देखो भाई, इतनी चीजें तो क्लियर होनी ही चाहिए कि ये चीजें हमें बेसिक जानकारी है। गुरुजी अब जो है उत्तर खड़काओ, तो भाई उत्तर थे खड़काओ। देखो, ऐहोल शिलालेख, चीरवा शिलालेख, शामोली या बिजोलिया शिलालेख। और जो इसका उत्तर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस स्लाइड को खाली करूंगा। मैं अभी और भी व्याख्या करने वाला हूं। एक एक प्रश्न का पोस्टमार्टम किया जाए ना, तब जाकर जो है उसका पूरा निचोड़ निकाला जाए कि भैया ओपीडी जब अलग से चैनल बनाया है, ओपीडी में क्या होता है, पूरी सब चीजें जो है जानी जाएगी। ओपीडी में हर तरह का इलाज होता है, ठीक है। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लियो। अब देखो, और है पहला मैथान बताऊं, ऐहोल शिलालेख। ऐहोल शिलालेख जो है वो चालुक्यों से संबंधित रहा है। किससे? चालुक्यों से संबंधित, ठीक है। एक बात तो आ गई। अब चालुक्यों से संबंधित रहा है और शासक का नाम पूछ ले तो ध्यान रखना, पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय, ठीक है। इसमें पुलकेशियन द्वितीय और हर्ष के बीच संघर्ष का, हर्ष के बीच हर्षवर्धन, ठीक है, हर्ष के बीच संघर्ष का भी उल्लेख है, जिसमें यह भी उल्लेख है कि हर्षवर्धन की पराजय हुई। संघर्ष का उल्लेख है। ये जो ऐहोल शिलालेख है, इसका जो लेखक था वो था रवि कीर्ति। कौन था? रवि कीर्ति, जैन था। कौन था ये? रवि कीर्ति, जैन श्रावक कह सकते हो, ये था। तो देखो, ऐहोल शिलालेख चौहानों से संबंधित तो रहा नहीं, चालुक्यों से रहा है। चीरवा शिलालेख जो है वो मेवाड़ के गुहिलों से संबंधित रहा है। मेवाड़ के गुहिलों से संबंधित रहा है। इस चीरवा शिलालेख के अंदर बाप्पा रावल के संन्यास का भी उल्लेख मिलता है, कि संन्यास का उल्लेख मिलता है। अब इसमें बापा रावल का उल्लेख मिलता है, यानी बापा रावल के संन्यास का भी मिलता है। एक नाथ प्रशस्ति है, ठीक है, एकलिंग प्रशस्ति, उसके अंदर भी ये उल्लेख मिलता है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के अंदर मिलता है। चीरवा में तो ये याद रख लेना कि चीरवा शिलालेख के अंदर जो है ना, आप लोगों के क्या ध्यान रखना, मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित रहा है। और चीरवा शिलालेख के जो लेखक थे वो रत्नप्रभ सूरी, रत्नप्रभ सूरी। यहां पे सिर्फ ऐसे करो, यहां ऐसे कर लेना, बापा रावल का उल्लेख सिर्फ इतना लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। बापा रावल का उल्लेख, अब बापा रावल का उल्लेख इसलिए है क्योंकि गुहिल वंश का उल्लेख मिला है, ठीक है। और नाथ प्रशस्ति जब पढ़ेंगे अपन, एकलिंग प्रशस्ति, उसमें अपन संन्यास वाला लिख लेंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा और वो ज्यादा सही भी है, ठीक है। ये शामोली का जो शिलालेख है ये भी गुहिल वंश से संबंधित रहा है, गुहिल वंश से। बचा कौन? बचा आपके पीछे एक ही, लगाओ भाई ग्रीन टिक, ये बिजोलिया शिलालेख। चौहानों की जानकारी देने वाला कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख। अब देखो, बिजोलिया शिलालेख कह दो चाहे अभिलेख कह दो, बिजोलिया शिलालेख 1170, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1170। इसका लेखक पूछा जाता है तो गुणभद्र, गुणभद्र। किन कह दानी के फलान जी बट चालाक है, नहीं नहीं मैं तो बिजी हूं, कह गए कि मैं तो बिजी हूं, मैं कौन हूं, ठीक है, बिजी हूं। अपने मैं मेरी भाषा में बिजी जो है, अब थे हम यूं मत गए कि सर गुरुजी बिजी जो है BUSY लिखो, नहीं नहीं मैं तो ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, तब आपको ये ध्यान रहेगा कि बिजोलिया, ठीक है, बिजोलिया शिलालेख और गुणभद्र, गुणभद्र जो है इसके लेखक थे। ये लिखवाया किसने? जैन श्रावक लोलक ने। ये ध्यान रखना साथ में
कि बनवाया किसने या उत्कीर्ण किसने करवाया? जैन श्रावक लोलाक, लोलाक लिख देना। अच्छा, बिजोलिया शिलालेख के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान देनी ही है, वो ये है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय विप्र, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, ये उल्लेख इसके अंदर मिलता है। और इसका उल्लेख किसके लिए है? चौहानों के लिए वत्स गोत्रीय विप्र का उल्लेख किया गया है। वासुदेव का उल्लेख वगैरह ये सारी जो शाकंभरी के चौहानों का उल्लेख ये सब इसके अंदर किया गया। लियो भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है। पछे बढ़ा आगे, देखो ये पढ़ा यानी चौहान पढ़े अपन ने, तो भैया चौहान पढ़े तो अपने को शाखाएं भी तो दिमाग में आती है, पूरा ही जो है निचोड़ लेकर आगे जाना है। चलो भाई, चौहान वंशावली। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि सांबर यानी कि शाकंभरी के चौहानों से ये वंश वृक्ष आगे बढ़ता है। सांबर के तो चाहे शाकंभरी के तो एक ही बात है। ये सांबर जो है ये एक बार बना था। देवयानी तीर्थ किसे कहते हैं? इसी कहते हैं, ठीक है। इसे तीर्थों की नानी कहा जाता है, तीर्थों की नानी भी इसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अकबर की विवाह स्थली भी यही थी। तो यहाँ पे संस्थापक वासुदेव चौहानों का काल 551 ईस्वी। यहां से दो शाखाएं बटी, नंबर 1 नाडोल के चौहान, नंबर 2 अजमेर के चौहान। देखो नाडोल के चौहान, इनके संस्थापक थे लक्ष्मण, इनको ऐसे याद रखना, नाल, ठीक है। नाडोल लक्ष्मण देव, काल 960 ईस्वी, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अजमेर, अजमेर में बिल्कुल ही क्लियर है, एक 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 3 बार लिखा तो 3, ठीक है। और तीन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं तो कोई नहीं, ऐसे ही अजमेर भी लिखा है और ऐसे ही अजयराज भी लिख देते हैं। तो अजयराज द्वारा इस शाखा की स्थापना की गई। अब नाडोल वाली जो शाखा है वो वापस 2 शाखाओं में बटी है, ठीक है। 2 शाखाओं में बटी, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में आपके जालोर के चौहान, ये चौहान कहलाते थे सोनग्रा चौहान। क्या? सोनग्रा चौहान कहलाते थे, ठीक है। और इसके संस्थापक थे कीर्तिपाल, कितु एक महान शासक, ठीक है। कितु एक महान शासक। देखो, और अपन ने कैसे याद किया इसे कि जा कीर्ति फैला, जा कीर्ति फैला, इस तरीके से याद किया। तो जा से जालोर, कीर्ति से कीर्तिपाल। देखो, पढ़ो चाहे कम लेकिन याद रहना जरूरी है। अधिक पढ़ने से सिलेक्शन हो ये जरूरी नहीं है, ये कभी नहीं होता, लेकिन व्यवस्थित पढ़ के याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए ये चीजें ध्यान रखनी है। और फिर देखो बूंदी के चौहान जो देवा द्वारा स्थापित की गई शाखा थी। तो देखो देवों के क्या चढ़ता है? प्रसाद। देवों के क्या चढ़ता है? प्रसाद। और प्रसाद में क्या चढ़ा? बूंदी के लड्डू चढ़े। तो देवा जो है वो बूंदी का संस्थापक। फिर यहां से एक शाखा निकलती है जो कोटा के चौहान कहलाए, माधो सिंह इनके संस्थापक है। ये पूरी जो है मैं जीजीडी पे आप लोगों को करवा चुका हूं हिस्ट्री, ठीक है। और यहां से सिरोही की शाखा निकलती है जिसका संस्थापक कौन था? लुम्बा। और मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है, सीलू। एक गीत था पीलू, तेरे मीठे मीठे होठों की शबनम, शबनम बोलते ओस, ठीक है, वो गीत था। अपने यहां पर सीलू, ठीक है। सिरोही का शासक लुम्बा। तो इस तरीके से आपको चौहानों का वंश वृक्ष भी फिर से रिवाइज मैंने करवाया है, ठीक है। ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो। देखो पीडीएफ के भरोसे मत रखा करो, पीडीएफ सेकेंडरी ऑप्शन है। पीडीएफ क्या है? सेकेंडरी है। क्यों है? क्योंकि मान लीजिए टेक्निकल इशू देते हैं हम वैसे, लेकिन कई चीजों में हो जाता है टेक्निकल इशू, नहीं भी दे पाते हैं, टॉपिक पूरा होने पे देते हैं। सबसे बढ़िया चीज है क्लास पढ़ते पढ़ते ही साथ में ही लिखो या स्क्रीनशॉट लो, कैसे भी, वो सबसे बेस्ट है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता है। बताओ भाई, बढ़िया प्रश्न है, सरल भी है और बड़े भी है। एग्जाम में बड़े भी है, यूं नहीं कि एग्जाम में बड़े कौन गुरुजी, बड़े हैं। कई क्या होता है, मानसिकता ऐसी हो गई बच्चों की, व्यवस्थित या एकदम थोड़ा सा ऐसा नॉर्मल सा प्रश्न दिख जाता है ना, तो उनको लगता है कि इसका कोई स्तर ही नहीं है या इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे इस प्रश्न की तो बहुत वैल्यू होती है। जब ऐसे प्रश्न गलत होते हैं ना, तो बे मारवाड़ी में क्या कि रोता ने रोज ही नहीं आवे, ठीक है, कि रोना चाहता है लेकिन रोना भी नहीं आता है। ऐसा प्रश्न गलत, अगर भारी गलत हो गया तो आपके कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ज्यादातर के गलत होता है, बहुत कम सही कर पाते हैं, उससे मेरिट से बाहर नहीं जाते बेटा। और यहाँ पे ये सरल प्रश्न गलत हुए ना, सीधे टिक मार के बाहर किए जाते हैं मेरिट से। चलो भाई ये प्रश्न गलत हो गया, इसलिए जो सरल दिखते हैं उनको ज्यादा महत्व दिया करो, धीरे धीरे सीख जाओगे ये गुर,
ठीक है, और सरल समझ के छोड़ मत देना है, पुष्पा समझ के फ्लावर मत समझना, फायर है फायर। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता बताओ भाई। देखो, जयानक पंडित, चंद्र बरदाई, पद्मनाभ या नयन चंद्र सूरी। देखो, नयन चंद्र सूरी भी एक महाकाव्य लिखियो, ठीक है, जिनके हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य, ठीक है। पद्मनाभ जी है ए लिखियो कान्हड़ दे प्रबंध, कान्हड़ दे प्रबंध, ठीक है। चंद्र बरदाई जी है ए पृथ्वीराज का दोस्त था, पृथ्वीराज रासो, रासो साहित्य के अंदर लिखा। अब ये साहित्यिक स्रोत के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? रासो साहित्य के अंदर, रासो साहित्य में क्या होता है? वीर रस का बखान होता है। पृथ्वीराज चंद्र बरदाई तो थोड़ी फेंक भी ठोक दी इनमें, ठीक है, कई बार कई जगह कई इतिहासकार जो है खंडन भी करिया करे, पर जो है जो लिखा है, जैसे कि 4 बांस 24 अंगुल अष्ट प्रदान वो वाला लिखा है ना, वो इन्होंने ही लिखा है, चंद्र बरदाई ने। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो सही उत्तर है वो है जयानक, ठीक है, जयानक। पृथ्वीराज विजय के अंदर क्या ध्यान रखना है? पहले ही दे रखा है यहाँ, जय, जय से ध्यान रखना, जयानक। और ये संस्कृत की रचना थी, संस्कृत में लिखी हुई, याद रखिए, राखणो पढ़ी और क्या ऑप्शन है अपन पढ़े, है नहीं, तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, ये जो रचना है ना पृथ्वीराज रासो, ये चंद्र बरदाई आदि छोड़ के चला गया था और इसको पूरी की थी जलहन ने, जलहन ने, इनका दत्तक पुत्र था, पूर्ण किया। एक ऐसा का ऐसा एक नाम और आता है कल्हण, जलहन के साथ साथ एक कल्हण भी ध्यान रखना आ गया तो, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी इनकी रचना थी कल्हण की, वहां से कश्मीर से रिलेटेड, ठीक है। चलो ले भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कल एक टाबर कहता हो कि गुरुजी थोड़ा साइड में हट जाया करो ओपीडी क्लास में, कि प्रश्न जो है ढंग से दिखे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका भी। चलो भाई साइड में हट जाते हैं। निम्न में से असुमेलित युग्म को पहचानिए। पहला ऑप्शन है हम्मीर रासो जोधराज, दूसरा ऑप्शन है हम्मीर मदमदन जय सिंह सूरी, तीसरा ऑप्शन है हम्मीर हट चंद्रशेखर, चौथा ऑप्शन है हम्मीर महाकाव्य सारंगधर। चलो अब आ जाऊंगे हमें, ठीक है भाई, बताओ हम्मीर रासो जोधराज, हम्मीर मदमर्दन जय सिंह सूरी, हम्मीर हट चंद्रशेखर, हम्मीर महाकाव्य सारंगधर। अभी 2-3 दिन पहले का जीजीडी फैक्ट देखना, उसके अंदर आप लोगों को ये हम्मीर वाली सारी जो है एक साथ उपलब्ध करवाई है। इसके अलावा हम्मीर वाली है ना सारी, इसके अलावा एक और है, ठीक है, हाँ, हम्मीर बंधन, ठीक है, और एक ध्यान रखनी है, यहां लिख देता हूं, हम्मीर बंधन और हम्मीर रायण, हम्मीर रायण, ठीक है, ये भी ध्यान रखनी साथ साथ। देखो उत्तर बताओ जितने मैं इनके बता देता हूं। इसका तो है अमृत कैलाश, अमृत कैलाश, ठीक है, और हम्मीर रायण जो है पांडव व्यास, अभी कुछ समय पहले ही ये एक एग्जाम में पूछा था, पांडव व्यास, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखो हम्मीर रासो जोधराज, बताना क्या है? असुमेलित, जो सुमेलित नहीं है। हम्मीर रासो जोधराज ये तो सही है, हम्मीर मदमर्दन जय सिंह सूरी ये भी सही है, हम्मीर हट चंद्रशेखर ये भी सही है, हम्मीर महाकाव्य सारंगधर ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम्मीर रासो जो है ना जोधराज भी पढ़ने को मिलता है और सारंगधर भी, दोनों की रचना है, सारंगधर भी इसी का रचयिता है, ये भी ध्यान रखना है। तो हम्मीर महाकाव्य का रचयिता कौन है? सबसे पहले तो ध्यान रखो कि उत्तर ये है, ठीक है, उत्तर ये असुमेलित पहचाना है ना, ये हम्मीर महाकाव्य अभी अपन पढ़ के आए, नयन चंद्र सूरी। अब कई टाबर नया नया आए, गुरुजी इतने हम्मीर 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 रचनाएं याद कैसे रखें, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जीजीडी के विद्यार्थी हो जो ओपीडी पर आए हो तो हर इलाज यहाँ पे मिलेगा, तो याद ऐसे रखना है बेटा कि हम्मीर रासो, इसके अंदर ध्यान रखना है मात्राओं से, ठीक है, हम्मीर रासो जोधराज, ठीक है। अब देखो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, हम्मीर हट चंद्रशेखर, एक ध्यान है क्रांतिकारी, हाँ, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी एक हट ली थी। क्या हट ली थी?
कि मरते मर जाऊंगा लेकिन जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। लास्ट में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के अंदर खुद को एक गोली बची मार दी, लेकिन जीते जी हाथ नहीं आए। तो हट लो कैसी, चंद्रशेखर आजाद ऐसी। तो हट से क्या याद रखना है, चंद्रशेखर आजाद याद रखना है, ठीक है। हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है, नयन चंद्र सूरी। देखो चंद्र से याद आता है चांद, चंद्र से क्या शब्द बनता है, चांद। सूर्य से क्या शब्द बनता है, सूरज। और ये कैसी रचनाएं हैं, इस ब्रह्मांड की बहुत महान विशाल रचनाएं हैं। तो महाकाव्य, ठीक है, हम्मीर महाकाव्य के अंदर ध्यान रखना चंद्र सूरी, ठीक है, चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी याद होगी। अब क्या याद कराऊं था, हम्मीर मद मर्दन, मद का मर्दन करना है तो किसी न किसी की जय बोलेगी तभी मद का मर्दन होगा। तो यहां पे जय सिंह सूरी, ठीक है। और ये जो है हम्मीर बंदन, अब देखो जब वासुकी नाम का जो नाग था उसे जो है उस क्या नाम था, सम्मेद पर्वत था क्या, वो जो अमृत मंथन किया था ना, समुद्र मंथन, अमृत निकला था वहां से, तब उस वासुकी नाम के नाग को जो है बंधन के रूप में काम में लिया था मथने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अमृत का संबंध जो है बंधन से रहा है। हम्मीर रायन भांडव व्यास, वो डायरेक्ट याद कर लीजिए, डायरेक्ट एक कुछ तो डायरेक्ट भी याद करो, इतनी सहूलियत कर दी, कुछ तो डायरेक्ट भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो भाई ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, राजस्थानी, संस्कृत, पाली या प्राकृत। बताओ भाई, हट जाऊं मैं सामने से, ठीक है, ले बताओ गोसुंडी अभिलेख कौन सी भाषा में, कमेंट करो फटाफट। देखो कल पशुपालन, कल या सोमवार को देंगे पशुपालन पार्ट बी की वस्तुनिष्ठ क्लास भी आप लोगों को देंगे, ठीक है, वो आएगी आपके कल। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गोसुंडी अभिलेख के अंदर बनता है ना, ये एक बार बना भी था कि वैष्णव धर्म का सबसे जो है पहला उल्लेख, वैष्णव धर्म राजस्थान के अंदर वैष्णव धर्म का उल्लेख, ठीक है, इसके अंदर देखने को मिला। या इसे क्या कह सकते हैं, वैष्णव धर्म कह सकते हैं या भागवत। देखो ज्यादातर शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, वो भी विष्णु के उपासक थे, तो भागवत धर्म का आप कह सकते हो, ठीक है, भागवत धर्म का उल्लेख वो भी इसके अंदर। और क्या ध्यान रखना है, डॉक्टर D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर ने इसे सबसे पहले पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये कहां है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अब बताओ भाषा की है, भाषा की है, देखो ये राजस्थानी भाषा है ना, इसकी उत्पत्ति, उत्तर ये नहीं है, उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है, सौरसेनी। फिर बाद में डिंगल पिंगल ये सारे जो अपन पढ़ते हैं, प्राकृत पाली, वहां पे बहुत काम आएगी अपने, ठीक है, अपन जब साहित्य पढ़ेंगे स्पेशली तब बहुत काम आनी है। अभी इसके अंदर अपने ध्यान रखना है, इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूं। हाँ बताओ, आप लोग बता रहे हो कि नहीं। इसका उत्तर है आप लोगों के संस्कृत, ठीक है, संस्कृत है, यानी कि लिपि भी पूछ सकते हैं, तो लिपि है आपके ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में ये किन है। ले भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ के अंदर संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि D.R. भंडारकर ने पढ़ा, और वैष्णव और भागवत संप्रदाय या भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। अच्छा याद नहीं भी रहे ना, ये जैसे कि ऐसे लिखोगे गोसुंडी, एक चीज याद करवा दूं, ठीक है, यहां से आप लोगों को यही याद रखना है कि गोसुंडी अभिलेख है, और यहां से याद रख लेना D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर। भाई अपना काम ही यही है कि अपन जो है उसके नाम से ही आप लोगों की मदद कर देते हैं कि ऐसे याद रखो, ताकि अलग से कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं। ट्रिक तो एग्जामिनर खुद देगा आपको एग्जाम में, कि भैया गोसुंडी क्या, हाँ डी से D.R. भंडारकर, ओके हो गया काम। ले भाई स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। ओ नेक्स्ट सवाल,
मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है इसमें से? सामोली अभिलेख, गटियाला अभिलेख, बीजापुर अभिलेख, अर्थुणा अभिलेख। और वो उत्तर नहीं बताया तो खैर नहीं है, मैंने गुर्जर प्रतिहार पूरा पढ़ाया है, ठीक है। और मंडोर के प्रतिहार यानी कि आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। देखो बीनमाल की शाखा पढ़ाई, मंडोर की शाखा पढ़ाई, सारे के सारे पढ़ाए, ठीक है। वो प्रतिहारों का आदि पुरुष कौन था? कौन था? हरिश्चंद्र था कि नहीं? ठीक है, इसी ने तो मंडोर को राजधानी बनाया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, याद है। ये अर्थुणा जो है ना, ये बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर है, यानी कि बांसवाड़ा में यहां पे जो थे परमार शासक थे। कौन थे? परमार शासक, जैसे छिंच, बांसवाड़ा वगैरह, अर्थुणा, बांसवाड़ा। तो अर्थुणा यहाँ के बांसवाड़ा के परमारों की राजधानी भी रही है, ठीक है, अर्थुणा के अंदर। तो यहाँ पे आप लोगों के जो उत्तर है साथियों, वो है गटियाला अभिलेख। यदि गटियाला अभिलेख देखोगे तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जोधपुर के पास, ठीक है, जोधपुर के पास, लेकिन जोधपुर के पास अब जिला नए बनने से गटियाली या गटियाला नामक स्थान जो है वो फलोदी के अंदर चला गया। कहां चला गया? फलोदी के अंदर। और इसको उत्कीर्ण करने का जो समय था वो था 861, और इसके अंदर प्रतिहार शासक कुक्कुक की जानकारी मिलती है। किसकी? कुक्कुक की जानकारी मिलती है। ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं आगे, गटियाला अभिलेख, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से एकलिंग शिलालेख के लेखक कौन है? एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, बताओ भाई। एकलिंग शिलालेख के लेखक महेश्वर, जगन्नाथ राय, राणा कुंभा या जगत सिंह? देखो उदयपुर के अंदर एक स्थान है कैलाशपुरी। क्या? कैलाशपुरी। इसके यहीं पे कैलाशपुरी में यहीं पे जो है एकलिंग जी का मंदिर है, एकलिंग नाथ मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर है। इन एकलिंग जी के मंदिर के पास ही एक जो है मंदिर और है जिसे कहा जाता है लकुलिश मंदिर। ये शामिल मान सकते हो आप, ठीक है, लकुलिश मंदिर। ये लकुलिश जो है ना, ये शैव धर्म की शाखा होती है, शैव धर्म की शाखा है। पाशुपत, लकुलिश, ये जो है शैव धर्म की शाखा है। शैव और वैष्णव मुख्य, यदि देखोगे इसमें तो मुख्य दो चलते हैं, शैव और वैष्णव। भक्ति आंदोलन में भी पढ़ते हैं, इनकी शाखाएं होती है। तो ये शैव धर्म की क्या थी? शाखा थी, शैव धर्म की शाखा थी। अब शैव, शैव शब्द किससे बना है? शिव से बना है। किससे बना है? शिव जी से। शिव जी को क्या कहा जाता है? महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। आ गया भाई उत्तर। सिर्फ गणित जो है हल नहीं की जाती, जीके के प्रश्न भी हल किए जाते हैं। देख लो, पूरा पैटर्न है हल करने का, है कि नहीं? पूरा पैटर्न है हल करने का। तो यहां पे और क्या ध्यान रखोगे इसके अंदर कि मेवाड़ के गुहिल वंश का उल्लेख है। मेवाड़ के गुहिल वंश का उल्लेख। और यहां पे लिख देना आप कि बाप्पा रावल के सन्यास का उल्लेख है। इसे जो है ना, ये एकलिंग शिलालेख जो है, इसे नाथ प्रशस्ति के रूप में भी जाना जाता है। नाथ प्रशस्ति भी इसे कहा जाता है, भी कहते हैं, नाथ प्रशस्ति भी इन्हें कहते हैं। एकलिंग जी जो है ना, ये मेवाड़ के शासक कहलाते थे। मेवाड़ के शासक कहलाते। ये वैसे थे मेवाड़ के कुल देवता, कुल देवता थे। यहां के जो शासक राजा हुआ करते थे, जैसे राणा रावल जो भी थे,
वो इनको खुद का दीवान मानते थे और शासक मानते थे एकलिंग जी को। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। तो एकलिंग शिलालेख के अंदर ध्यान रखना, एकलिंग जी के अंदर नाथ प्रशस्ति भी कहते हैं, बापा रावल के संन्यास का उल्लेख है, गुहिल वंश का इसके अंदर जानकारी मिलती है, लकुलिश मंदिर ध्यान रखना है। और सॉल्यूशन आप लोगों को इस तरीके से इस पैटर्न से मैंने करवाया ही है कि ये भाई गणित के सवाल की तरह ऐसे हल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल। हाँ, नेक्स्ट सवाल से पहले क्योंकि ऐसा प्रश्न आ चुका है, थोड़ा सा और अपन पढ़ लेते हैं ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है, शिलालेख और उनके रचयिता। तो ग्वालियर प्रशस्ति जो है मिहिर भोज प्रथम के समय रची गई। मान मोरी का लेख, आगे प्रश्न आने वाला है, वहां पे मैं थोड़ी व्याख्या बता दूंगा इसकी। पुष्य यानी नागभट्ट का पुत्र और उत्कीर्ण करवाया शिवादित्य ने। सवाल अपन बाहर नहीं जाने देंगे। रसिया की छत्री का शिलालेख, ये वेद शर्मा इसके रचयिता है, प्रिय पट्टू के पुत्र है। ठीक है, और अपराजित के शिलालेख जो है वो दामोदर द्वारा रचित है। आज के जो प्रश्न है वो पूरी तरीके से जीजीडी की टेस्ट सीरीज पर आधारित है। टेस्ट सीरीज, हालांकि टेस्ट सीरीज के सारे सवाल तो यहां नहीं करवाए जा सकते और सारी व्याख्या भी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो फिर उसके लिए कम से कम 7-8 क्लास लगे अभिलेख की, तब जाके वो सारे सवाल और सारी व्याख्याएं आप लोगों को कवर करवाई जाए। तो जिन्होंने अभ्यास किया है और जो अभ्यास के हिस्सा बन चुके हैं, पशु परिचर की बात कर रहा हूं, पशु परिचर वैकेंसी के अंदर, और जिन्होंने अभ्यास किया है तो उनको बहुत तरीके से जो है इनके उत्तर भी आ रहे होंगे और इनकी व्याख्या भी याद होगी, और जिन्होंने नहीं किया वो अभी भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, मात्र जो है 51 रुपए ही इसकी फीस रखी है अपने जीजीडी टेस्ट सीरीज की। क्या वन टाइम शुल्क है, और इतने बेहतरीन प्रश्नों और शानदार व्याख्या के साथ में कि एक बार ज्वाइन की और आनंद। ठीक है, सभी के लिए जो है अभ्यास सुलभ है। ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मेवाड़ का सिक्का नहीं था? अब आ गया सिक्का। देखो एक चीज और फिर यहां पे अपन पढ़ लें। एक तो कहते हैं अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन, ठीक है, और एक होता है सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अभिलेखों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। सिक्कों का जो अध्ययन है वो कहलाता है न्यूमेस्मेटिक्स, न्यूमेस्मेटिक्स। ठीक, ये चीजें ध्यान रखनी। अब देखो प्रश्न क्या है कि मेवाड़ का सिक्का नहीं था निम्न में से रामशाही, एलची, रूपक या बिलाड़ी। रामशाही, एलची, रूपक या बिलाड़ी। देखो ये इसके बारे में पहले बता दूं मैं। ये जो सिक्का है एलची, ये मुगल सिक्का है एक तरीके से, मुगल सिक्का जो मेवाड़ में डाला जाता, मेवाड़ में डाला जाता था। ठीक है, और स्पेशली जो है अकबर के समय, अकबर के समय सिक्के कहां डाले जाते थे? उन्हें कहा जाता था टकसाल। ठीक है, टकसालें होती थी, वहां टकसाल में डाला जाता था। अब ये बिलाड़ी जो है, बिलाड़ी सिक्का, ये बिलाड़ी जो है भीलवाड़ा से इसका नाम बिलाड़ी पड़ा। ठीक है, तो ये भीलवाड़ा के समीप, अब भीलवाड़ा उस समय मेवाड़ का ही हिस्सा था। ये रूपक जो होते थे वो चांदी के सिक्के होते थे। कैसे? चांदी के सिक्के कि तेरा चांद सा रूप देखा और मैं देखता ही रह गया, और उसमें मतलब नहीं था, बाद में पता चला कि मतलब तो पढ़ाई करने में था। ठीक है, पढ़ाई की तब पता चला कि बहुत सारे चांद जो है वो उसमें से अपने पसंद का चांद चुना जा सकता है, और यहां पे सिर्फ चांद का मुखड़ा देखा और बाद में अपने थान ध्यान है गोडा दे दिया। चांदी के सिक्के रूपक कहलाते। ऐसा क्या? ऐसे एक ध्यान रखना, दिनार, दिनार ये सोने का होता था। सोने का होता था। ठीक है, तो यहां पे जो ध्यान रखना है आपको, जो मेवाड़ से संबंधित नहीं था वो था आपके रामशाही। रामशाही बूंदी से संबंधित था। कहां से संबंधित था?
बूंदी से। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये एलची, रूपक, भिलाड़ी, ये सारे मेवाड़ से संबंधित सिक्के थे। ले स्क्रीनशॉट। रामशाही बूंदी से, रावशाही अलवर से, इस तरीके से ध्यान में रखना है। अभी मैं बताऊंगा और बताता हूं आपको। देखो लल्लू लिया या लल्लू शाही सिक्के, देखो नाम ही अड़ा है, क्या बोला नहीं, बट ये थोड़ा ध्यान बोलना पड़ा। लल्लू लिया या लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहां होता है, बताओ। लल्लू लिया या लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहां होता था? नागौर, कुचामन, सोजत या जोधपुर? ये सारी क्या है? ये सारी यहां पे टकसाल है। क्या है? टकसालें। टकसालें क्या होती थी? जहां सिक्के डाले जाते थे। अच्छा, सबसे प्राचीन सिक्का पूछे ने एक आपको, प्राचीन सिक्के कैसे होते थे? प्राचीन सिक्के वो होते थे आहत सिक्के। आहत सिक्के, ये आहत सिक्के जो है ये पंचमार्क भी होते थे। पंचमार्क भी होते थे। कई जने कहते हैं कि दबाकर बनाए जाते थे इसलिए पंचमार्क कहते हैं, कई जने कहते हैं 5 इनके ऊपर सिंबल मिलते थे इसलिए पंचमार्क होते थे। आहत का मतलब भी ये होता है कि इनको दबा के कूटा कूटी करके बनाया जाता था। ठीक है, ये अब बताओ। देखो लल्लू लिया और लल्लू शाही जो है ना, वो मैं बता दूं आपको, ये मारवाड़ के सिक्के थे। कैसे थे? मारवाड़ के। गदिया, फदिया, लल्लू लिया, लल्लू शाही, ये सारे मारवाड़ के थे। ये कैसे थे? मारवाड़ के सिक्के थे। तो क्या ध्यान रखोगे मारवाड़ में? अब यूं तो देखो तो नागौर, कुचामन, ये भी मारवाड़ पड़े पड़ता, लेकिन ये जो है यहाँ की सोजत की टकसाल में डाले जाते थे। ग्रीन पेन से कर देते। ठीक है, सोजत की टकसाल में डाले जाते। अब यहाँ तो जोधपुर भी है, तो मारवाड़ तो जोधपुर होता है, लेकिन ये स्पेशली लल्लू लिया और लल्लू शाही सोजत की टकसाल में डाले जाने वाले सिक्के थे। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई। अब बताते हैं आपको सारे सिक्के एक साथ, सारे सिक्के एक साथ रिवाइज कर लेते हैं वापस। वैसे अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है अपन रिवाइज कर लेते हैं एक बार पुनः। देखो अपने रिवाइज कर लेते हैं, जब रिवीजन के उद्देश्य से क्लास चलाई है तो पूरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो बांसवाड़ा के जो सिक्के हैं वो लक्ष्मण शाही, सालिम शाही सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, बीकानेर के गज शाही सिक्के हैं। ठीक है, बीकानेर के गज शाही सिक्के हैं। तो धौलपुर के तमंचा शाही, देखो धौलपुर में क्या है? धौलपुर में चंबल के बीहड़ है। चंबल के बीहड़ में क्या चलते हैं? तमंचे चलते हैं, तो वहां पे याद रखना है तमंचा शाही सिक्के हैं। बूंदी में राम सिंह जी थे तो राम शाही सिक्के। कटार शाही सिक्के, चेहरे शाही, ग्यारसना सिक्के, ये सारे बूंदी के अंदर। करौली में मानक शाही और कटार शाही करौली में भी है। अच्छा, एक ही नाम के सिक्के और भी जगह मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कटार शाही यहाँ है तो सर यहाँ क्यों नहीं। तो ये कोटा में मदन सिंह जी शासक थे तो मदन शाही सिक्के। ठीक है, और गुमान शाही सिक्के। पाली के अंदर विजय सिंह शासक थे, विजय सिंह के समय ही विजय शाही सिक्के। लल्लू लिया, यही सोजत की टकसाल वाले है। नागौर में अमर सिंह था तो अमर शाही सिक्के। किशनगढ़ में शाह आलमी सिक्के। प्रतापगढ़ में मुबारक शाही और सालिम शाही सिक्का। ठीक है, और सिक्का मुबारक, ये सालिम शाही और सिक्का मुबारक, ये ध्यान रखना। शाहपुरा में ग्यार संध्या माधो शाही सिक्के। भीलवाड़ा में भिलाड़ी और चित्तौड़ी सिक्के। भीलवाड़ा की टकसाल में बनते थे इसलिए भिलाड़ी नाम कहलाते थे। तो मुख्य मोस्ट जो है वो सारे के सारे अपन ने एक बार पुनः देख लिए। जिनके पास में नोट्स नहीं है, बुक नहीं है, जिन्होंने नहीं देखी पहले वाली क्लास, वो स्क्रीनशॉट ले लेना फिर भी। ठीक है, चलो वैसे पीडीएफ दूंगा मैं अपने टेलीग्राम पे, जीजीडी वाले गौरव ज्ञान धारा पे। ठीक है, एक ही है। एक जनों क्या गुरुजी ओपीडी का तो टेलीग्राम मिल ही नहीं रहा। अरे भाई ओपीडी की टेलीग्राम की अलग क्या जरूरत है? यूट्यूब चैनल की तो इसलिए जरूरत थी कि ये एक बैकअप चैनल भी तैयार होगा और इस पे वस्तुनिष्ठ क्लासें अलग से ही आएगी। बाकी इन दोनों का एक ही टेलीग्राम चैनल है अपना, यहां पे नहीं लिखा हुआ है ना, गौरव ज्ञान धारा, जिसपे आप जुड़े हुए हैं। 2,10,000 सदस्य जुड़े हुए हैं, वही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा माना जाता है? चीरवा शिलालेख, बरनाला शिलालेख, गंगधार है ये। इसको क्या करना है? ये टाइपिंग एरर आ गया। गंगधार शिलालेख या बडली शिलालेख, बताओ भाई, उत्तर बताओ, देखें फटाफट। चीरवा, बरनाला, गंगधार या बडली, बताओ फटाफट। देखो आपको बताया था ये जो है गुहिल वंश से संबंधित रहा है। गुहिल वंश, रत्नप्रभ सूरी इनके रचयिता है।
बरनाला शिलालेख जो है नए जिले बनने के बाद में गंगापुर सिटी के अंदर आ गया। बरनाला क्षेत्र कहां आ गया? गंगापुर सिटी के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, ये गंगधार जो है ये अपने दक्षिण राजस्थान के अंदर ये चला जाता है, अपने झालावाड़ के अंदर है। ये गंगधार क्षेत्र कहां है? झालावाड़ के अंदर है। कहां? झालावाड़ के अंदर है। इस गंगधार शिलालेख के अंदर सामंत शाही का उल्लेख है। सामंत शाही व्यवस्था का उल्लेख। ठीक है, और आपका जो उत्तर है वो है बडली का लेख या बडली का शिलालेख। इसको अलग पेन से लिख लेते हैं, बडली का लेख या बडली का शिलालेख। ठीक है, बडली का लेख जो है वो केकड़ी में है। कहां है? केकड़ी के अंदर है। यह ध्यान रखना, 443 ईस्वी। ठीक है, ये तो है भारत का अपने क्या कहते हैं, राजस्थान का पहला प्राचीन मान सकते हो आप। यदि यही लैंग्वेज भारत से रिलेटेड बनती, भारत में पिपरवा, ठीक है, तो वहां पे पिपरवा शिलालेख प्राचीन माना जाता है। आगे बात समझ में? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से नांदसा यूप स्तंभ लेख कहां है? यूप का मतलब ही स्तंभ होता है। ठीक है, अब देखो, एक तो शिलालेख हो जाता है जैसे शिलालेख इस तरीके के, ठीक है, एक होते हैं शिलालेख ऐसे स्तंभ नुमा। ठीक है, स्तंभ नुमा होते हैं, लंबे। अब ये कैसा है? यहां पे नांदसा यूप गोल स्तंभ है। कैसा है? गोल स्तंभ है। ठीक है, कैसा है? गोल स्तंभ है। नांदसा यूप गोल स्तंभ है, ये ध्यान में रखना है। नांदसा यूप, अब आपको बताना है इसमें से उत्तर। अब इसमें यह भी ध्यान रखो, एक तो ध्यान रखना 12 फीट तो ये ऊंचा है। ठीक है, 12 फीट ऊंचा है ये। और एक ध्यान रखना 5.5 फीट, 5.5 फीट गोलाई है, मोटाई कह सकते हो, गोलाई है इसकी। और क्या ध्यान रखना है? 6 पंक्तियां व 11 पंक्तियों के 2 लेख इस पे मिलते हैं। 2 लेख इस पर मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। नांदसा यूप लेख जो है, आप उत्तर बताओ भाई, आप तो उत्तर बताओ। उत्तर है इसका भीलवाड़ा के अंदर है। कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। ले लो स्क्रीनशॉट, नांदसा यूप लेख। ठीक है, यूप का मतलब ही होता है स्तंभ। ठीक है, यूप का मतलब ही स्तंभ होता है। ले लिया? और आगे, किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया? केड़ो आदमी देखो। अब अपन कहवा कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के इतिहास के पिता, घोड़े वाले बाबा, ठीक है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इन्होंने पुस्तक लिखी, इन्होंने बहुत सारा इतिहास एकत्रित किया। एकत्रित करने चक्कर में शिलालेख लेन भाई साहब चल लिया इंग्लैंड, और फिर बीच में रास्ते में समुद्र में जो है बाहर बढ़ गया, तूफान की स्थिति हुई, लहरें उठने लगी। अब क्या करे भाई साहब, वहीं पे जो है शिलालेख को डाल दिया समुद्र के अंदर। बोलो अब क्या करा? आदमी है कौन, हम जीवित कौन है, पूछा के, ठीक है, डाल दियो कि नहीं। चलो बताओ, समुद्र में फेंक दिया, कौन सा था? चित्तौड़गढ़ शिलालेख, रणकपुर शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख या मानमोरी शिलालेख? बताओ भाई, डायरेक्टली बता दूं कि उत्तर सही है मानमोरी। ठीक है, मानमोरी का लेख है, ये है। इसके अंदर समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्या, अब मतलब ये मैं कह रहा हूं ना, अभिलेख और सिक्के, अभिलेख बहुत सारे हैं वैसे देखा जाए
तो एक क्लास और देंगे आप लोगों को अभिलेखों की, जिससे अपना और भी तगड़ा रिवीजन हो और बहुत अच्छे तरीके से आपके कवर हो जाए। वैसे ये बता दूं, ये पूरी टेस्ट सीरीज जो है, जो व्याख्या भी मैंने की, वो अपने जीजीडी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, ये देखो इतिहास, कला, संस्कृति, पशु परिचर, इससे रिलेटेड है। और इससे जो अभ्यास कर रहे हैं विद्यार्थी, वो सभी जानते हैं इसकी महत्ता। अपने फीस कितनी रखी, इतनी गुणवत्ता वाली टेस्ट सीरीज की भी 50 रुपए। जानते हैं पानी पूरी कौन दे, हम 50 रुपए, हम तो 10 भी पानी पूरी दें, ठीक है। और ये इसमें आप पूरे जो है वर्ष भर, यानी कि इसकी वैलिडिटी जब तक है, ये एग्जाम जब तक हो जाता है, तब जब लॉन्च होती है तब वैलिडिटी तय करते हैं हम, तो एक बार में आप इतना अभ्यास करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ज्वाइन कर लेना, बाद में फिर जब सोल्ड आउट कर देंगे, फिर जो है हमारे पास में बहुत मैसेज आते हैं फिर उसके बाद, अरे सर मैं तो उनका इंतजार कर रहा था, मेरे वो फलान जी आने वाले थे, वो ज्वाइन करवाते, ये करवाते, 50 रुपये मास्ते फलान जी आए ज्वाइन कराने, बोलो। मतलब खुद की लेजीपन जो होता है, खुद का आलस है, फिर बाद में जो है फिर आप मिन्नतें करते हो। एक बार सोल्ड आउट होने के बाद हम फिर नहीं खोलते, इसीलिए लिखते हैं यहाँ देखो, सोल्ड आउट से पहले ही ज्वाइन करें। इतनी सारी टेस्ट सीरीजें आप लोगों को दे रखी है अलग अलग, जिसपे अभ्यास करना है कर लेना। जो भी सोल्ड आउट हुई उसके बाद में उसके द्वार बंद, फिर जो अंदर है वो अभ्यास कर सकते हैं, फिर उसकी वैलिडिटी है, तब तक उनके अभ्यास चलता रहेगा, नया कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और ये अपना ओपीडी चैनल है, इस ओपीडी चैनल को साझा भी करना है, क्लास को साझा भी करना है और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जीजीडी का ही छोटा भाई है ओपीडी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।